Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about China's brokered deal between Hamas and Fatah. तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हमास और फतह है क्या. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो देखते हैं पहले पूरी इजराइल एज अ कंट्री इसकी हिस्ट्री देखेंगे और फिर समझेंगे हमास और फतह के बारे में बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद दिस रीजन. पैलेस्तीन से इनका रिलेशन है तो इजराइल को समझेंगे तब पैलेस्तीन के बारे में समझेंगे एंड देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस हमास एंड फतह एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. तो इजराइल आप देश देख रहे हैं वेस्ट एशियन कंट्री है. It shares its coast with Mediterranean Sea. इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है वो मेडिटेरियन सी के साथ ये शेयर करता है. अगर ये आप पूरा एरिया देखें, ये जो येलो कलर से जो टेरिटरी यहाँ रिप्रेजेंट की गई है, इट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन सुल्तान या टर्किश सुल्तान टिल वर्ल्ड वॉर वन. लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में जो ऑटोमन सुल्तान है ही पार्टिसिपेटेड या ऑटोमन एम्पायर आप कह सकते हैं पार्टिसिपेटेड ऑन द साइड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी, यानी कि लूजिंग साइड के तरफ से थे ऑटोमन सुल्तान. तो इसी कारण से वर्ल्ड वॉर वन के बाद व्हेन ऑटोमन सुल्तान वाज डिफीटेड, ऑटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड, उसके बाद से ऑटोमन एम्पायर वाज डिसमेंबर्ड, मतलब ब्रोकन इनटू सेवरल टेरिटरीज एंड मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वेयर डिवाइडेड अमंग्स द विनिंग अलाइज. जैसे कि ब्रिटेन फ्रांस, इन्होंने टेरिटरीज को आपस में बांटना शुरू कर दिया और जो टेरिटरी ब्रिटेन के हवाले आई उसको कहा गया ब्रिटिश मैंडेट, जो फ्रांस के हवाले आई उसको कहा गया फ्रेंच मैंडेट. तो आपको ये जिस ट्रीटी के अंतर्गत ऑटोमन एम्पायर वाज डिसमेंबर्ड या ब्रोकन डाउन, उस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सेवरिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. और ट्रीटी ऑफ सेवरिस के बाद ऑटोमन एम्पायर वाज ब्रोकन डाउन और इसी कारण से भारत के अंदर लोगों के मन में, खासकर जो इस्लामिक कम्युनिटी के लोग थे, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गया क्योंकि उस वक्त तक इस्लाम के लोग पूरे दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया वो ऑटोमन सुल्तान को अपना एक सीधा सीधा रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड की तरह देखते थे या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट की तरह देखते थे. और डिसमेंबरमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑटोमन एम्पायर वाज सीन एज एन इंसल्ट टू इस्लामिक कम्युनिटी मेंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और इसी कारण से भारत के अंदर खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ इन ऑर्डर टू रिस्टोर द खलीफेट सिस्टम ऑफ ऑटोमन एम्पायर. तो खिलाफत मूवमेंट आपने जो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ी है वो इससे रिलेटेड है, ऑटोमन एम्पायर के डिसमेंबरमेंट से. फिर महात्मा गांधी ने एक मौका देखा और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया और पूरा का पूरा मूवमेंट हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की महात्मा गांधी ने. वो एक अलग कहानी है इंडियन हिस्ट्री की, एक बार वापस से आते हैं. तो मुद्दा यह है कि ऑटोमन एम्पायर वॉज डिसमेंबर्ड, ब्रोकन डाउन. और ये वाला जो एरिया जो आज के टाइम में इजराइल और पैलेस्तीन है, इट केम अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. अभी इजराइल एज ए देश बना नहीं है, इजराइल एज ए कंट्री बनेगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. ध्यान रखिए, इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा. तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ये वाला जो एरिया है इट केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल और इसको नाम दिया गया ब्रिटिश मैंडेट. तो बिटवीन द इंटर वॉर पीरियड यानी कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में, एज आई सेड, दिस रीजन वाज कंट्रोल्ड बाय यूके एंड सिंस ऑटोमन सुल्तान वाज डिफीटेड एंड दैट इज व्हाई दिस एरिया वाज टेकन अप बाय ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स वेयर ऑन द विनिंग साइड. इस एरिया में ज्यादातर जो लोग रहते थे उन लोगों को कहा जा सकता है पैलेस्टीनियंस. पैलेस्टीनियंस वो हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, अरबिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, उनको कहा जा सकता है पैलेस्टीनियन. यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन थी, जबकि कुछ माइनॉरिटी में जूस कम्युनिटी के लोग भी रहते थे, जूस कम्युनिटी, जुडाइज्म को मानने वाले लोग. अब
वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में मेनली हुआ क्या, जर्मनी के अंदर एक डिक्टेटर का राइज हुआ, हिटलर का। और हिटलर ने वैसे तो कई सारे एट्रोसियस एक्टिविटीज की अगेंस्ट सेवरल अदर कम्युनिटी मेंबर्स, लेकिन उसकी जो मेन एट्रोसिटी थी दैट वाज अगेंस्ट जूस। हिटलर ने एक नैरेटिव क्रिएट करना शुरू किया कि वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी के डिफीट के पीछे कहीं ना कहीं जूस कम्युनिटी के लोग जो जर्मनी में रहते हैं वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक तरीके से धोखा किया है, दे हैव चीटेड देयर ओन होमलैंड, ऐसी नैरेटिव क्रिएट की। और धीरे धीरे जूस कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट एक सेंस ऑफ हेट्रेडनेस क्रिएट किया हिटलर ने, और जूस कम्युनिटी के लोगों के साथ परसिक्यूशन की प्रैक्टिसेस शुरू हुई। बाद में कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया जहां पे उनके अगेंस्ट हर तरीके के इनह्यूमन एट्रोसिटीज प्रैक्टिस की गई, ये तो आप जानते हैं। तो ये जो इंटर वॉर पीरियड में एट्रोसिटीज प्रैक्टिस की गई हिटलर द्वारा, इस कारण से जूस कम्युनिटी के अंदर एक सेंस डेवलप हो गया कि हमारा खुद का भी एक देश होना चाहिए। ये जूस लोग ओरिजिनली इस एरिया में रहते थे लगभग 3000 साल पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट इन्वेजन फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स यहां से निकल करके दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए, वहां रहने लगे, वहां सेटल हो गए। और यहाँ पे ऑटोमन सुल्तान ने कब्जा कर लिया। उसके पहले ऑटोमन सुल्तान ने तो 15th सेंचुरी में कब्जा किया था, उसके पहले यहाँ पे 7th सेंचुरी में इस्लाम का जन्म हुआ। इस एरिया में ज्यादातर लोग इस्लामी कम्युनिटी के को मानने वाले लोग आ गए। और यहाँ पे भी जो एक वक्त कभी जुडाइज्म कम्युनिटी के लोगों का होमलैंड हुआ करता था, जूस कम्युनिटी के लोगों का होमलैंड हुआ करता था, अब यहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी के लोग ज्यादा हो गए। और वही इस्लामिक कम्युनिटी के लोग जो अरेबिक लैंग्वेज बोलते थे वो कहे जाने लगे पैलेस्टीनियंस, जो यहाँ पे रहने वाले थे। तो अलग अलग एरियाज में इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हो गए। और जो एक वक्त हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली लगभग 3000 साल पहले जो जमीन जूस लोगों की हुआ करती थी, अब वहां पे जूस कम्युनिटी के मेंबर्स कम हो गए, माइनॉरिटी में आ गए, और वहां पे पैलेस्टीनियन मेंबर्स जो है वो मेजॉरिटी में आ गए। जब हिटलर ने एट्रोसिटीज प्रैक्टिस करनी शुरू की तो जूस कम्युनिटी के मेंबर्स के मन में एक भावना आई कि हम दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के सेटल्ड तो हैं, लेकिन कहीं पे भी हमें अपना होमलैंड की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिला है। These people migrated out of Israel, but wherever they settled, they were only treated as outsider. और ये थोड़ा बहुत तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन पहले से था। जब जर्मनी के अंदर इनके अगेंस्ट इतनी मास लेवल पे एट्रोसिटीज प्रैक्टिस शुरू हुई, कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए हिटलर द्वारा, तो उसके बाद जूस कम्युनिटी के मेंबर्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि हमारा खुद का देश होना चाहिए, हमारा अपना होमलैंड होना चाहिए जहां पे हमारे देश के लोग रहें। जैसे हम इंडियंस, हम विदेशों में भी चले जाएं, हम वहां पे नौकरी करें, अगर हमारे खिलाफ कोई थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करता है, रेशियल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, तो भी हमें एक एक कॉन्फिडेंस तो रहता है कि कोई बात नहीं यार, हम अपने देश चले जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे ही हर एक इंसान को अपना एक होमलैंड जरूर होना चाहिए, भले वो वहां रहे ना रहे। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम वहां चले जाएंगे। तो ये जो इंटर वॉर पीरियड है वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में, उसमें जूस लोगों के अगेंस्ट इतना परसिक्यूशन हुआ कि पूरे दुनिया भर के लोगों का इमोशन जो है जूस लोगों के साथ हो गया। और जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, जर्मनी हार गया, तो उसके बाद एक सबसे पहले तो एक मेजर डिसीजन लिया गया वर्ल्ड कंट्रीज द्वारा कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा ग्लोबल लेवल पे, और यूनाइटेड नेशंस बनाया गया 1945 में। इसके पहले भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था लीग ऑफ नेशन, जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाया गया था, बट इट फेल्ड। उसका भी मकसद यही था टू प्रिवेंट एनी वॉर एट लार्ज स्केल एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बट फिर से एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन, विद द इंटेंशन ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग वॉर। यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। और यूनाइटेड नेशंस के सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इशू सामने आया सबसे पहले, वो था इन जूस लोगों के लिए कुछ करना होगा। जूस लोगों की डिमांड थी कि हमारा जो एंसेस्ट्रल होमलैंड है, जहां पे अब ज्यादातर पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं, वहां पे हमारा एक
होमलैंड कंट्री बना करके दिया जाए। जूस लोगों ने कई सारे आर्ग्यूमेंट्स भी दिए कि क्यों यहाँ पे उनकी होमलैंड कंट्री बनाई जानी चाहिए। उन्होंने साबित किया कि उनके कई सारे सैक्रेड लोकेशंस जो उनके रिलीजन से रिलेशन रखते हैं वो सब यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल माउंट इज कंसिडर्ड टू बी द होलीएस्ट साइट इन जुडाइज्म इज ऑल्सो इन दिस रीजन। इन सब चर्चाओं के बाद यूनाइटेड नेशंस में खूब सारा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई जिसमें इंडिया भी एक मेंबर था। उन सब कमिटीज की बातों को सुनने के बाद अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन पास हुआ, रिजोल्यूशन नंबर 181। और इस रिजोल्यूशन के हिसाब से फैसला किया गया कि ये जो लैंड है जो लगभग 3000 साल पहले ट्रेडिशनली जहाँ पे जूस रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है पैलेस्टीनियंस है, मतलब इस्लामिक लोग रहते हैं, इस लैंड का होगा बंटवारा, पार्टीशन। और जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये लैंड जाएगा पैलेस्टीनियन लोगों को और ये एक नया देश बनेगा पैलेस्तीन। जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं एज पर दिस रिजोल्यूशन 181, इसके प्लान के हिसाब से व्हाइट कलर से जो टेरिटरी आप देख रहे हैं ये बनेगा एक नया देश इजराइल, जो जूस कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए बनेगा। एक सिटी है जेरूसलम यहाँ पे कहीं पे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कम्युनिटीज फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तो यूनाइटेड नेशन ने फैसला किया कि इस सिटी जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बना देंगे जहां पे दोनों ही कम्युनिटी के लोग आ जा सकते हैं। तो इनफैक्ट जेरूसलम जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जूस के लिए भी और इस्लामिक लोगों के लिए भी है। इसी कारण से यूनाइटेड नेशंस के इस पार्टीशन प्लान अंडर रिजोल्यूशन नंबर 181 फैसला हुआ कि हम लोग जेरूसलम को बनाएंगे इंटरनेशनल सिटी। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर उस टाइम में पैलेस्टीनियन लोगों ने मान लिया होता ये प्लान तो आज कोई समस्या होती ही नहीं। लेकिन उस टाइम में पैलेस्टीनियन लोगों को ये फैसला यूनाइटेड नेशन का अनफेयर लगा कि ऐसे कैसे हमारी जमीन का बंटवारा कर दोगे और उसमें एक नया देश बना दोगे इजराइल। पैलेस्टीनियन लोगों को यह बात अनफेयर लगी और उन्होंने यूनाइटेड नेशन के इस रिजोल्यूशन को मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ इजराइल ने 1948 में अपना ये बाउंड्री इस रिजोल्यूशन के हिसाब से, इस प्लान के हिसाब से अपनी बाउंड्री डिमार्केट करना शुरू कर दिया इजराइल ने। इजराइल के जो लोग हैं यानी कि जूस कम्युनिटी के जो लोग हैं दुनिया के अलग अलग देशों से आकर के यहाँ सेटल होने लगे, बाउंड्री डिमार्केट करने लगे, अपना नया देश का नाम भी अनाउंस कर दिया उन्होंने, इजराइल। वहीं पैलेस्टीनियन लोग जो बेसिकली अरबिक लोग हैं, पैलेस्टीनियंस मतलब इस्लामिक कम्युनिटी के अरबिक कल्चर को मानने वाले लोग, पैलेस्टीनियन लोगों को ये रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं था। और आसपास के जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं, राइट फ्रॉम जॉर्डन से लेकर के सीरिया, सऊदी, इन सब ने अटैक कर दिया कलेक्टिव तरीके से। एंड दिस लेड टू बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। तो जैसे ही इजराइल देश बना, अरब कंट्रीज ने कलेक्टिव तरीके से सीरिया से लेकर के जॉर्डन सब ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। बट इजराइल को काफी सारा सपोर्ट मिला हुआ था अमेरिका का, क्योंकि जूस कम्युनिटी के कई सारे लोग यूएस के अंदर सेटल्ड थे और काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते थे, ऐसा माना जाता है। इस कारण से यूएस ऑलवेज हैज मेंटेन्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इजराइल। तो ऐसा माना जाता है कि इजराइल को खूब सारा सपोर्ट किया यूएस ने, एंड समहाउ इजराइल सर्वाइव्ड डिस्पाइट बीइंग अ न्यू कंट्री एंड अटैक्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। इजराइल सर्वाइव्ड दिस अरब इजराइल वॉर, फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। और यूएन के इंटरवेंशन के बाद फिर ये वॉर खत्म किया गया। बट धीरे धीरे इजराइल ने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू किया। उसको ये बात समझ आ गई कि अरबिक कंट्रीज कभी भी इजराइल को सेटल नहीं होने देंगे। इजराइल ने अपने आप को मिलिट्रली काफी मजबूत किया, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद काफी स्ट्रांग मानी जाती है। और उसके बाद कई 3 और वॉर लड़े गए, अरब इजराइल वॉर आप कह सकते हैं। ये तो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर है, उसके बाद सेकेंड 1956 में लड़ा गया, फिर 67 में, इस तरीके से, और लास्ट वाला लड़ा गया 1973 में, जिसको योम किपुर वॉर भी कहते हैं। मेरा एक पूरा डिटेल में वीडियो है अरब
इजराइल कन्फ्लिक्ट को लेकर के पिछले साल मैंने अक्टूबर महीने में बनाया था। अगर आपको इससे और ज़्यादा डिटेल में समझने की इच्छा है, सारे के सारे इवेंट्स को समझने की इच्छा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, अरब इजराइल वॉर या अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट नाम से है। मुद्दा यह है कि इजराइल और अरबिक कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, 3 और लड़ाइयां लड़ी गई और इजराइल धीरे धीरे अपने आप को कंसोलिडेट करता रहा और उसने ये जो सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन कंट्री बनना था, इस हिसाब से ऐसा बनना था, उसने पैलेस्टीन की और सारी टेरिटरीज कैप्चर करनी शुरू कर दी। और आज के डेट में होना चाहिए था पैलेस्टीन ऐसा, इसके दोनों जो पार्सल ऑफ लैंड हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर लैंड इजराइल ने फोर्सफुली एक्वायर कर लिया एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव वॉर। और आज के डेट में पैलेस्टीनियन लोग दे आर फोर्स्ड टू स्टे इन 2 स्मॉल पॉकेट्स ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। एक तरफ है वेस्ट बैंक और दूसरे तरफ है गाजा स्ट्रिप। होना इतना बड़ा चाहिए था, इतना छोटा रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ रेगुलर कन्फ्लिक्ट बिटवीन Arabic countries and Israel. Israel became more and more aggressive. It kept on increasing its territory, illegally acquiring more and more territories from Gaza Strip, जो proposed था as per resolution number 181, and West Bank. और आज के डेट में Palestine has been reduced to these 2 small territories. तो आप देखिए, this 1949 में ही इजराइल ने इतना सारा एरिया एक्वायर कर लिया था और फिर 1949 में वॉर से पहले तक ऐसा प्लान था, वॉर के बाद इजराइल ने ऐसा कर दिया, कई सारा एरिया एक्वायर कर लिया और टाइम टू टाइम इजराइल और ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करता जा रहा है फ्रॉम पैलेस्टीनियन पीपल। आप वेस्ट बैंक रीजन में देखो तो ये जो येलो कलर से दिखाया गया है, यही एरिया पैलेस्टीनियंस यहाँ पे रह रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट हैज बीन फोर्सफुली एक्वायर्ड, इलीगली एक्वायर्ड बाय इजराइल। गाजा स्ट्रिप भी इतना छोटा रिड्यूस कर दिया है इजराइल ने। तो आफ्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वॉर, इजराइल ने काफी सारी टेरिटरी एक्वायर कर ली है फ्रॉम पैलेस्टीन। अब पैलेस्टीन देखा जाए तो मेनली 2 ही रीजन है, वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा स्ट्रिप। अब पैलेस्टीन जो स्टेट है या देश है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। उस टाइम में अगर पैलेस्टीन ने अपने इस यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को मान लिया होता तो आज कोई प्रॉब्लम होती नहीं शायद से, लेकिन पैलेस्टीन ने माना नहीं, वॉर हो गया और आज के डेट में इजराइल लगातार पैलेस्टीनियन टेरिटरी एक्वायर किए जा रहा है। आज के डेट में अगर पैलेस्टीन की सरकार मानी जाए तो पैलेस्टीन की सरकार को हम लोग कहते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इज रन बाय पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है फाता। तो फाता इज द रूलिंग पार्टी जो पैलेस्टीन के अंदर जिनकी सरकार है, बट फाता का कंट्रोल सिर्फ वेस्ट बैंक एरिया में है। वहीं पैलेस्टीन की जो दूसरी टेरिटरी है गाजा, यहां पे एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है हमास। वो पॉलिटिकल पार्टी कहें आप या रेडिकल इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कहें या रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप कहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुद्दा यह है कि हमास जो है वो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में पावर कैप्चर किए हुए है। वो इलेक्शन भी नहीं होने देता है। साल 2012 में लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था और तब से अभी तक यहाँ इलेक्शन भी नहीं हुए हैं। हमास इज इन पावर इन गाजा स्ट्रिप। तो इस तरीके का कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि एक तो इनका दुश्मन इजराइल है जो इनकी टेरिटरी लगातार खाए जा रहा है, ऊपर से या आपस में भी डिवाइडेड है। इस साइड में जो रूलिंग पार्टी है वो है फाता और यहां पे जो रूलिंग आप कह सकते हैं सिस्टम है, उसको पार्टी कहिए, रिवॉल्यूशनरी कहिए, टेररिस्ट कहिए, वो है हमास। दोनों के बीच में आपस में डिफरेंसेस हैं। फाता का कहना है कि हम पॉलिटिकल नेगोशिएशन करके इजराइल के साथ हम इस यूएन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे और इजराइल ने जो एरिया फोर्सफुली एक्वायर किया है वहां से इजराइल को बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो फाता वांट्स पॉलिटिकल सॉल्यूशन। वहीं हमास जो गाजा स्ट्रिप में पावर में, वो कहता है कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, इजराइल को ये पूरा एरिया खाली करके जाना होगा, इजराइल का ये टेरिटरी है ही नहीं। तो हमास
का मेन जो डिफरेंस है फाता के साथ वो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ यूएन प्लान। हमास कहता है कि इजराइल एज ए कंट्री को हम पहचानते ही नहीं है और हम इस अपने एरिया को फ्री कराएंगे, इंडिपेंडेंट कराएंगे। यहाँ पे जूस लोगों ने इलीगल तरीके से एक्वायर किया हुआ है। बेसिकली हमास डज नॉट एक्सेप्ट यूएन रेजोल्यूशन 181। इस कारण से हमास और फाता के बीच में इंटरनल डिफरेंसेस हैं। हमास को माना जाता है कि पूरी फंडिंग मिलती है ईरान के तरफ से इन ऑर्डर टू काउंटर इजराइल। इसके पीछे कारण क्या है? ईरान और यूएस के बीच में हॉस्टिलिटी रहती है और यूएस इजराइल का अच्छा एलाई है, तो नेचुरल सी बात है कि ईरान जो है वो इजराइल को वीक करना चाहेगा, क्योंकि इजराइल इज कंसिडर्ड एज चेक पोस्ट ऑफ यूएस इन वेस्ट एशिया। तो इसी कारण से ईरान फंडिंग देता है हमास को कि तुम इजराइल पे अटैक करते रहो, कमजोर करो। और हमास थोड़े बहुत तो अटैक करता रहता है इजराइल पे बार बार। तो इसी कारण से इजराइल के नजरिए से देखा जाए तो हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। अगर पैलेस्टीनियन लोगों के नजरिए से देखा जाए तो हमास एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है, क्रांतिकारी ग्रुप है। और अगर हमास से पूछा जाए, हमास के लोगों से, तो कहेंगे हम पॉलिटिकल ग्रुप है, हम तो यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अभी हमास ने एक मैसिव स्ट्राइक किया अक्टूबर महीने में पिछले साल इजराइल के ऊपर। 400 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, कई सारे इजरायली सिटीजन्स को कैप्चर कर लिया, फोर्सफुल तरीके से अपने यहाँ कैप्टिव बना के रखा। तो इसके जवाब में इजराइल ने फिर रिटेलिएट किया, मैसिव स्ट्राइक करना शुरू किया गाजा रीजन में विथ एन इंटेंशन ऑफ डेसिमेटिंग हमास कंप्लीटली, कि हमास को खत्म ही कर देंगे। बट हमास तो खत्म नहीं हो रहा, कोलैटरल डैमेजेस बहुत हो रहे, कई सारे सिविलियंस जरूर मारे जा रहे हैं। एंड दिस हैज लेड टू ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कई सारे सिविलियंस मारे गए हैं, डिस्प्लेस्ड हुए हैं, वहां पे बहुत ही ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिनेरियो बन गई है। और अब दुनिया के सारे देश इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। सब लोग इजराइल को शांत कराना चाह रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को सब समझा रहे हैं कि भाई साहब, ऐसे अटैक करने से, आंख बंद करके इनडिस्क्रिमिनेट अटैक करने से हमास वाले टेररिस्ट तो नहीं मरेंगे, लेकिन इनोसेंट सिटीजन्स बहुत सारे मारे जाएंगे। लेकिन नेतान्याहू हैज बीन वेरी रिजिड इन हिज अप्रोच। अब दुनिया के देश इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द यूएस। एक बात तो तय है कि पैलेस्तीन के कमजोर होने के पीछे और कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन ना ढूंढ पाने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन द टू मेजर ग्रुप ऑफ पैलेस्तीन इटसेल्फ, फाता एंड हमास। पहले तो दोनों को खुद की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि उनको चाहिए क्या। अभी फाता कहता है कि ठीक है, हमें यूएन रिजोल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहिए, हमास कहता है नहीं नहीं, इजराइल को खत्म करना होगा। तो अगर कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कंसेंसस हैज टू बी क्रिएटेड बिटवीन द टू मेजर फैक्शंस ऑफ पैलेस्टीनियन देमसेल्फ। इसी डायरेक्शन में चाइना ने एक मेजर इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी वो हमास के लीडर और फाता के लीडर दोनों के बीच में मीटिंग करा रहे हैं और एक पीस डायलॉग की शुरुआत कराई है चाइना ने, जहां पे 14 पैलेस्टीनियन ग्रुप्स, मेनली हमास और फाता जो मेन है, उनके बीच में एक पीस टॉक शुरू कराया है, जिससे एक मिडिल पाथ ढूंढा जा सके। इसको कहा गया है बीजिंग डिक्लेरेशन। चाइना क्लेम्स कि इट जस्ट वांट टू बी अ मीडिएटर, इट डज नॉट हैव एनी अदर इंटरेस्ट। बट भारत के लिए चिंता का विषय है ये, कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी पिछले साल ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में एक, यहां रहा ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में पीस नेगोशिएशन स्टार्ट कराया, जो दोनों आपस में काफी हॉस्टाइल कंट्री हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ शिया एंड सुन्नी, द टू सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। ईरान इज नोन फॉर शियाइट कल्चर, व्हाइल सऊदी अरबिया इज नोन फॉर सुन्नी कल्चर। सऊदी अरबिया के अपने सपोर्टर्स हैं, बहरीन, कतर, यूएई। ईरान के अपने सपोर्टर हैं जैसे कि सीरिया। तो ये वेस्ट एशिया के अंदर मेजर डिफरेंस है। दो मेन पावर ग्रुप हैं, ईरान एंड सऊदी अरबिया। दोनों के बीच में पिछले साल चाइना ने एक डील ब्रोकर कराई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई। अब जो दूसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया के अंदर, वो है इजराइल पैलेस्तीन, और चाइना भी यहाँ पे भी नेगोशिएट कर रहा है। पहले पैलेस्टीनियंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा है फाता और हमास के बीच में, और फिर हो सकता है कि वो
एक बार जब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एक कॉमन पैलेस्टीनियन फ्रंट बन गया, तो फिर इजराइल पैलेस्तीन के बीच में भी वो नेगोशिएशन कराएगा। तो इस तरीके से चाइना का फुटप्रिंट वेस्ट एशिया में काफी बढ़ता जा रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि वेस्ट एशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज फार एज इंडियन डायस्पोरा इज कंसर्न। कई सारे भारत के लोग इन रीजन में रहते हैं और पैसे कमाते हैं, उससे वो पैसा काफी सारा अर्निंग वो वापस भारत में भेजते हैं, तो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन अर्निंग, जिसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। एनर्जी सप्लाई के लिए भी, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई के लिए भी दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंट सप्लायर। और रीजनल सिक्योरिटी, देखिए कई सारे टेरर ग्रुप्स जो हैं वो इस एरिया से ओरिजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल अलकायदा, इट हैज इट्स रूट्स इन वेस्ट एशिया। तो अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अगर हमारे अच्छे संबंध रहेंगे तो ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे हम कंट्रोल लगा पाए। पाकिस्तान को भी अगर हमें कर्ब करना है, उसके टेरर एक्टिविटीज को कर्ब करना है, तो हमें सऊदी अरबिया जैसे देशों का हमें सपोर्ट चाहिए हो, जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर पाए। तो रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म को कर्ब करने के लिए भी वेस्ट एशियन कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, और उनके साथ हमारे संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो ही हमारी इंटरेस्ट पूरे होंगे। बट चाइना इज ग्रोइंग इट्स फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया विच कुड बी अ कंसर्न फॉर इंडिया। यही है ये पूरा का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लोक अदालत ड्राइव। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है कि अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है किसी भी मुद्दे को लेकर के, और अगर इस डिस्प्यूट को कोर्ट में जा करके सुलझाने के बजाय हम किसी दूसरे मैकेनिज्म से अगर सुलझाने की कोशिश करें, तो इस मेथड को कहा जाता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड। This helps in reducing the burden of litigation on courts also. Plus, this ADR, alternate dispute resolution, is also low cost and speedy. अब alternate dispute resolution के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक होता है आर्बिट्रेशन, जिसमें दो जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है एक किसी तीसरे आर्बिट्रेटर को हायर करती है, लेकिन आर्बिट्रेशन के अंदर दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी इस बात से अग्री करती है कि जो भी आर्बिट्रेटर का फैसला होगा वो हम बाइंडिंग तरीके से मानेंगे। इससे थोड़ा अलग होता है कंसिलिएशन, जिसमें दो पार्टी एक थर्ड पार्टी को हायर करती है टू फाइंड ए सॉल्यूशन, बट दोनों पार्टी इस बात से पहले ही अग्री कर लेती है कि जो कंसिलिएटर होगा उसके फैसले हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब द डिसीजन ऑफ द कंसिलिएटर इज नॉट बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। अक्सर दो कंपनियां जब आपस में कोई अग्रीमेंट साइन करती हैं तो वो उसमें ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख देती हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे कि कंसिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। कभी कभार एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन लिखा रहता है, कभी कंसिलिएशन लिखा रहता है। मतलब डिस्प्यूट के केस में थर्ड पार्टी को हायर करेंगे। इफ द डिसीजन ऑफ थर्ड पार्टी इज बाइंडिंग देन इट इज आर्बिट्रेशन, इफ नॉट देन इट इज कंसिलिएशन। एक और मेथड होता है मेडिएशन, जहां पे दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, वो तीसरे पार्टी को हायर करती है ताकि दोनों पार्टीज के बीच में बस बातचीत वो इंश्योर कराए, नेगोशिएशन इंश्योर कराए। बट ये जो थर्ड पार्टी होती है मेडिएटर, वो कोई फैसला नहीं सुनाती, ठीक है, बस बातचीत को इंश्योर कराती है, नेगोशिएशन को इंश्योर कराती है, ताकि दोनों पार्टी आपस में मिल करके एक सॉल्यूशन अराइव कर ले। एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का तरीका है भारत के अंदर, जिसका नाम है लोक अदालत। तो लोक अदालत के बारे में जरा समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि कई सारे चेंजेस किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 39A, जिसमें दो इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। तो जो गरीब लोग हैं उनके पास एक पर्टिकुलर इनकम से अगर कम इनकम है आपकी, तो उस केस में आपके पास अगर लॉयर हायर करने के पैसे नहीं है तो सरकार आपको एक लॉयर, सरकारी वकील देगी आपका केस लड़ने के लिए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। तो दैट इज फर्स्ट प्रोविजन अंडर आर्टिकल 39A, ताकि जस्टिस जो है वो सबको अवेल हो सके। बिकॉज वी ऑल नो जस्टिस इज अ कॉस्टली कॉमोडिटी, लॉयर्स को बहुत ज्यादा फीस देना पड़ता है। तो सरकारी वकील दिए जाते हैं गरीब लोगों को उनके केसेस लड़ने के लिए। दूसरा प्रोविजन आर्टिकल 39A में है टाइमली जस्टिस फॉर ऑल, कि सबको
वक्त रहते सही कम अंतराल में ही जस्टिस मिले। एक क्लीशे तो आप कई दफा सुन चुके हैं, येट इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सबको वक्त के अंदर ही जस्टिस मिले, अदरवाइज काफी ज्यादा डिले होने से सेंस ऑफ जस्टिस गेट्स डिमिनिश्ड। तो ये जो दूसरा प्रोविजन है टाइमली जस्टिस फॉर ऑल, इसके अंतर्गत फिर एक कानून बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, इस लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत ही ये दोनों प्रोविजन को इन्फोर्स किया जाता है। गरीब लोगों को वकील हायर करके दिया जाता है ताकि उनके केस लड़े, और लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत ही बनाए गए लोक अदालत। लोक अदालत जो हमारा नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम है उसके पैरेलल में एक सिस्टम बना दिया गया, लोक अदालत, जो कुछ कुछ मुद्दे को टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करेगा। तो एक तरफ है ट्रिब्यूनल्स जो टाइम बाउंड फैशन में कुछ डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, वो भी स्पीडी जस्टिस इंश्योर कराते हैं। दूसरे तरफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत बनाए गए लोक अदालत जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट लाया गया 1987 में, इसके अंतर्गत लोक अदालत बनाए जाने शुरू किए गए। बट इसके पहले ही गुजरात स्टेट ने अपने यहाँ पे लोक अदालत बना दिया था 1982 में। बट ये जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, इट गॉट ए स्टैट्यूटरी स्टेटस एट नेशनल लेवल आफ्टर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। तो नेशनल लेवल पे लोक अदालत was recognized as a statutory body after this Legal Service Authorities Act of 1987। तो जितने भी ADR हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये सब हेल्प करेंगे इन टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस विच कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख विच इज फेस्ड बाय इंडियन जुडिशियरी। तो तारीख पे तारीख प्रॉब्लम इंडियन जुडिशियरी फेस कर रही है। दिस वाज फर्स्ट हाईलाइटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे इन 2018। ये तारीख पे तारीख डायलॉग जो है इकोनॉमिक सर्वे ने लिया था सनी देओल के डायलॉग से, फ्रॉम फिल्म दामिनी, जहां पे सनी देओल ने कहा था कि कोर्ट में हमें इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो बस तारीख, तारीख पे तारीख। वहीं से इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड इस्तेमाल किया कि इंडियन जुडिशियरी इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि इंडियन कोर्ट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख विच मस्ट बी एड्रेस। तो लोक अदालत कहीं ना कहीं स्पीडी जस्टिस डिलीवरी में मदद कर सकता है और इस कारण से कुछ हद तक तारीख पे तारीख प्रॉब्लम को एड्रेस करने में मदद कर सकता है। लोक अदालत काम कैसे करता है? तो टाइम टू टाइम लोक अदालत बनाई जाती है, राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू तालुका लेवल। जो नॉर्मल कोर्ट है वो तो है ही, बट वही सुप्रीम कोर्ट कभी कभार लोक अदालत की तरह बैठती है और कुछ ऐसे केसेस जिसको जल्दी जल्दी रिजॉल्व किया जा सकता है उसको टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के तालुका लेवल तक के कोर्ट, टाइम टू टाइम दे सिट एज लोक अदालत एंड वो फैसले किए जाते हैं बाय देयर ओन लीगल सर्विस अथॉरिटी। तालुका लेवल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट लेवल तक एवरी जुडिशियल सिस्टम हैज देयर ओन लीगल सर्विस अथॉरिटी विच डिसाइड्स कि इस तारीख को हम लोग लोक अदालत की तरह बैठेंगे। और लोक अदालत में वो मामले जिस पे स्पीडी फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे सिविल मैटर्स, छोटे मोटे पैसा लेन देन का इशू, छोटे मोटे लैंड डिस्प्यूट का इशू, या वैसे क्रिमिनल मैटर्स विच आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब जिसमें इट इज अलाउड बाय लॉ कि दोनों पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ऐसे ऑफेंसेस को कहा जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब मर्डर, रेप, दीज आर नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। यहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, बट देर आर सर्टेन क्रिमिनल केसेस, लेसर ग्रेविटी वाले केसेस विच आर कंपाउंडेबल, जहां पे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज परमिटेड बाय लॉ। तो ऐसे क्रिमिनल केसेस या सिविल मैटर्स में लोक अदालत बैठाई जाती है। लोक अदालत में वही सारे केसेस लिए जाते हैं जिसमें दोनों पार्टी अग्री करे कि हाँ ये मामला लोक अदालत में लिया जाए, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मामला लोक अदालत में लिया जा सकता है तो फिर वो मामला लोक अदालत में लिया जाता है। लोक अदालत में एक जुडिशियल ऑफिसर तो होंगे ही एज चेयरमैन, प्लस एक लॉयर हो सकते हैं एज एडजुडिकेटर, और कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है एज ए मेंबर। एंड डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज फाइनल, नो अपील कैन बी मेंटेन्ड अगेंस्ट इट। तो तालुका लेवल पे भी अगर लोक अदालत ने फैसला सुना दिया तो वो डिसीजन फाइनल है, ये नहीं कि उसके खिलाफ आप चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अदरवाइज तो हाउ तारीख पे तारीख प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। अब लोक अदालत तीन तरीके के होते हैं मेनली। एक होता है नेशनल लोक अदालत। तो नेशनल लोक अदालत में
सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तालुका लेवल तक मैंने आपको कहा कि कोर्ट्स बैठती हैं आज लोक अदालत, और फिर ऐसे छोटे मोटे केसेस, क्रिमिनल या सिविल केसेस को लेती हैं और टाइम बाउंड फैशन में जल्दी 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 रिजॉल्व करती हैं, जिससे पेंडेंसी ऑफ केसेस का प्रॉब्लम खत्म होता है। अभी वही नेशनल लोक अदालत में लोकल लेवल पे चला दिया जाता है मोबाइल लोक अदालत। इसमें ऐसे वैन चला दिए जाते हैं जो वैन गांव गांव में घूम करके और फिर लोक अदालत लगाती है और टाइम बाउंड फैशन में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, तो मोबाइल लोक अदालत। एक और होता है परमानेंट लोक अदालत। तो साल 2002 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को अमेंड करके कॉन्सेप्ट लाया गया परमानेंट लोक अदालत का, जिसके अंतर्गत जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की, जैसे हमारे यहाँ पे ASTC है, पोस्टल, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन सारे तरह के जो पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट हैं, इनको अपने यहाँ पे परमानेंट लोक अदालत बैठा के रखना होगा, जहां पे लोगों को अगर कुछ डिस्प्यूट है उस पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट से, जैसे आपका APDCL ने आपको 5 लाख का बिल भेज दिया, आपको लग रहा है कि ये तो गलत है, इतना बिल नहीं आना चाहिए, यू कैन गो टू द परमानेंट लोक अदालत विच इज परमानेंट इन नेचर। ये जो नेशनल लोक अदालत हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तालुका लेवल तक बैठते हैं, ये परमानेंट नेचर के नहीं है, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल। लेकिन परमानेंट लोक अदालत बिलोंग्स टू दिस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो हमेशा ही रहेंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप वहां जा सकते हैं और कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। लोक अदालत से फायदा क्या हुआ? टाइमली जस्टिस मिलेगा। इसमें प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी सारी रहती है। आप जज से बात कर सकते हैं, तो उनसे समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपने केस को आप टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करा पाए। तो इस कारण से प्रोसेस इज क्वाइट फ्रेंडली टू पीपल, एंड लोक अदालत में कोई फीस भी नहीं लगता। अगर आपने पहले से कोई फीस दे रखा है जजेस को, मतलब कोर्ट के अंदर, तो वो फीस आपका रिफंड भी हो जाएगा अगर आपका फैसला जो है लोक अदालत में होता है। तो अगर कोर्ट ने फैसला किया कि आपके केस को लोक अदालत डील करेगी, तो कोर्ट में जो भी आपने फीस जमा किया वो आपका रिफंड भी हो जाएगा। तो अफोर्डेबिलिटी भी है जस्टिस का। तो ये सब फायदे हैं लोक अदालत के। हाल फिलहाल में लोक अदालत न्यूज में क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि सुप्रीम कोर्ट के 75 ईयर्स पूरे हुए हैं, और इस कारण से एक स्पेशल 1 वीक का लोक अदालत चलेगा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर लेवल तक। नॉर्मली लोक अदालत 1 दिन या 2 दिन का बैठता है, इस बार 1 सप्ताह का स्पेशल लोक अदालत बैठाएंगे 75th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में, जिसमें जो भी छोटे मोटे केसेस हैं उनको टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लोक अदालत के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। मैंने हिंट्स भी दे रखा है, इस हिंट्स को देख करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। The next article is about International Tiger Day of 2024. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Environment point of view. हर साल 29 जुलाई को, यानी कि कल का दिन, इंटरनेशनल टाइगर डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद है टू रेज अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। तो इंटरनेशनल टाइगर डे पहली बार साल 2010 में मनाया जाना शुरू किया गया। This International Tiger Day is associated with सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर समिट है जिसको आपको समझना होगा। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट बुलाई गई उन देशों के बीच में जहां पे टाइगर्स पाए जाते हैं। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कलेक्टेड टुगेदर एट सेंट पीटर्सबर्ग समिट इन 2010, और वहां पे एक टारगेट रखा गया जिसका नाम है T*2, which means the goal was to double the number of wild tigers by 2022 with respect to 2010। ये सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में ये टारगेट रखा गया। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में हुआ और वहां पे T*2 टारगेट रखा गया। जो ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने लिए टारगेट रखा कि हम वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल कर देंगे बाय 2022। ये जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट बुलाई गई थी, ये लगभग 7-8 दिनों तक चला। उसमें से जो हाफ वे पॉइंट है, यानी कि शुरू हुआ 25 जुलाई के आसपास, खत्म हुआ 4-5 अगस्त के आसपास, तो बीच का वाला जो दिन था वो था 29 जुलाई। तो इसी 29 जुलाई को फिर दुनिया भर में इंटरनेशनल टाइगर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाना शुरू कर दिया गया। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि इंटरनेशनल टाइगर डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई
is associated with St. Petersburg Tiger Summit. It is halfway point between first and last day. टाइगर के बारे में कुछ और समझते हैं। हमारे देश के अंदर टाइगर सर्वे कराई जाती है हर 4 साल पे और एलिफेंट सर्वे कराई जाती है हर 5 साल पे। ठीक है, ये भी फैक्ट जान लीजिए पीटी पर्सपेक्टिव से। जो आखिरी टाइगर सर्वे कराई गई थी वो कराई गई थी साल 2022 में, तो 18 के बाद 2022 में, और आखिरी जो एलिफेंट सर्वे कराई गई थी वो 2017 में कराई गई थी। इसीलिए जो पिछला सर्वे हुआ 2022 में, दैट वाज अ कलेक्टिव सर्वे, टाइगर एंड एलिफेंट सर्वे, जो 2022 में हुआ। एलिफेंट्स की हर 5 साल पे और टाइगर की हर 4 साल पे। टाइगर्स की जो सर्वे हुई साल 2022 में, उसके हिसाब से इट वाज फाउंड कि टाइगर्स की संख्या है हमारे देश के अंदर 3167, 3167, विच इज ए ग्रेट जंप। 1973 में टाइगर की पॉपुलेशन घट करके 268 हो गई थी। तो पिछले 50 सालों में टाइगर्स की पॉपुलेशन 10 टाइम से भी ज्यादा बढ़ी है हमारे देश के अंदर। इसके पीछे बड़ा कारण है प्रोजेक्ट टाइगर। जब पॉपुलेशन टाइगर की इतनी कम हो गई थी हमारे देश के अंदर, तो भारत सरकार ने स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन। और देखिए उसका सक्सेस कि अब टाइगर की संख्या जो 1973 में 268 थी वो बढ़ करके 3000 से ऊपर हो चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। 1973 में लॉन्च किया गया, राइट आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972। अगर आपको याद हो, जो पहला इन्वायरमेंट रिलेटेड मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, जहां इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट। लास्ट वीक मैंने बताया, लेकिन इंदिरा गांधी जी न्यू कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, सो व्हेन शी केम बैक टू द कंट्री शी स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने की मेन जिम्मेदारी होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, विच comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which has been constituted as per Wildlife Protection Act of 1972. यही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट टाइगर भी करता है, टाइगर सेंसस भी करता है, यही टाइगर रिजर्व्स बनवाता भी है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप असम और मिजोरम के बॉर्डर को आप देखें यहां पे, तो आपको पता चलेगा कि दिस बॉर्डर इज 165 किलोमीटर लॉन्ग। दिस इज मिजोरम, ये है बॉर्डर 165 किलोमीटर लॉन्ग। 3 जो असम के डिस्ट्रिक्ट हैं, करीमगंज, हाइलाकांदी और कचार, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं जो मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और असम और मिजोरम का जो बॉर्डर है, यहाँ पे कुछ एरियाज को लेकर के डिस्प्यूट है काफी लंबे समय से, लगभग 150 सालों से ये डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 2 नोटिफिकेशन को लेकर के है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन ऑफ 1933 के हिसाब से कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं बॉर्डर रीजन में जो असम को बिलोंग करनी चाहिए। तो असम मानता है, असम सरकार चाहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन ऑफ 1933 शुड बी फॉलोड एंड द डिस्प्यूटेड लैंड शुड बिलोंग टू असम। जबकि मिजोरम का कहना है, यहाँ पे इस एरिया में डिस्प्यूट है, मिजोरम का कहना है कि नहीं, 1933 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन था, दैट शुड नॉट बी फॉलोड। व्हाट एक्चुअली शुड बी फॉलोड विच शुड बी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875। तो दोनों है ब्रिटिश एरा के टाइम के ही लॉ, लेकिन मिजोरम वांट्स दिस लॉ टू बी फॉलोड। और मिजोरम का जस्टिफिकेशन क्या है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन था 1933 का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ मिजोरम। बट ये जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था 1875 का, दैट वाज फाइनलाइज्ड आफ्टर कंसल्टिंग with the Lusai chief Suwakpulala एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन दोनों के कंसल्टेशन के बाद ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट लाया गया था। तो ये कंसेंट के साथ लाया गया, इसी कारण से 1875 वाला कानून माना जाना चाहिए। उस हिसाब से कुछ टेरिटरी मिजोरम को बिलोंग करना चाहिए असम का। असम सरकार का कहना है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन 1933 शुड बी फॉलोड, वो लेटेस्ट है, और उस हिसाब से टेरिटरी, द डिस्प्यूटेड टेरिटरी शुड बिलोंग टू असम। यही इस एरिया में थोड़ा सा डिस्प्यूट है।
अब ये डिस्प्यूट एकदम पीक पे पहुंच गया था, फ्लैश पॉइंट पे पहुंच गया था साल 2021 में, जब असम के पुलिस पर्सनल के ऊपर एकाएक से फायरिंग शुरू कर दी थी बॉर्डर रीजन में मिजोरम के पुलिस पर्सनल ने। ये एक बड़ा ही एक्सेंट्रिक सा, दुखद एक्सेंट्रिक घटना है कि एक देश की दो अलग अलग स्टेट की पुलिस एक दूसरे पे अटैक कर दे। मिजोरम ने की पुलिस ने एकाएक से फायरिंग कर दिया था। दैट हैड लेड और मर्टायर्ड 6 पुलिस पर्सनल फ्रॉम असम। उसके बाद से दोनों स्टेट काफी सीरियस तरीके से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में लगे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में लगे हैं। हाल फिलहाल में न्यूज यही है कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ गैप, नाउ मिजोरम एंड असम हैज स्टार्टेड बॉर्डर टॉक्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट। जो मेन डिस्प्यूट है वो 1875 और 1933 के कानून को लेकर के, 2 colonial demarcations। राइट टू बी फॉरगॉटन, नन ऑफ द अबोव। एंड साइट्स को लेकर के थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So correct answer is 1 and 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.